हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा एक जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो ये कब आई थी? ये आई थी 1928 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाद योग्य। देखते हैं एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये अवाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। ये जो अधिकार दिए हैं मूल अधिकार, इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ये अधिकारों को, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया कि जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी जो है इसका उल्लंघन ना कर सके। किसका? मौलिक अधिकारों का। संविधान में मूल अधिकारों का जो है संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान का जो आर्टिकल 13 है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान भी है कि ये जो है इन्हें छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसे? मूल अधिकारों को। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, ना कि अधिकारों से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक अधिकार के यहाँ पर जो है संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा जो है सही है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। देखते हैं एक्सप्लेन। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में जो आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के संबंध में यहाँ पर 4 वक्तव्य दिए हैं। 4 वक्तव्य दिए हैं यहाँ पर। इसमें जो है बताना है कौन सा सही है, कौन सा इसमें जो है सही है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3। 1, 2, 3 जो है इसमें करेक्ट है। देखते हैं एक्सप्लेन। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होती हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर जो ये है, ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार इसमें जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 12 से 35। 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है, ये है कुल 6 और ये किसमें? भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 13। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। संघ या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, ये आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनको न्यून करता हो, मतलब कि उन्हें कम करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों का जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद जो ये 32 है इसका, तो इसमें है संविधान का अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 में केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है और अनुच्छेद 326 में क्या है? तो अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन जो है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 326 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 13 है जो ये संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। किसके संदर्भ में जो है ये संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 13। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है समता का अधिकार जो है ये 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये समता का अधिकार प्रदान किया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें समता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार यहाँ पर इनमें से किसमें दिया हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 234 मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है समानता का अधिकार। देखते हैं अगला कोई, हाँ इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा आर्टिकल जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आर्टिकल 14 जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आर्टिकल 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ये जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है यह सब पर लागू होता है, चाहे व्यक्ति वह अपने देश का नागरिक हो या विदेशी हो। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? कानून का समान संरक्षण, राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। ये मूल अधिकार जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च जो है कानून को माना गया है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी जो है तो इसमें व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अधीन जो है इसमें से किसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, समता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी, समता का अधिकार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसमें समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। देखते हैं अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ये एक वादा था मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 में। तो इसमें है किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, बताना है। इसमें एक मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो वो कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? इसमें जो है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 15(5) में जो है ये अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी जिसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 15(4) तथा 16(4) में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सीमाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों में क्या है 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अवसर की समानता की प्रत्याभूति कौन प्रदान करता है यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन बी 16(1) और 16(2) आर्टिकल जो है ये नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्थिक समानता। आर्थिक रूप से जो है सभी समान नहीं हो सकते, ये इसमें जो है मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के तहत, सामाजिक समानता आर्टिकल 15 के तहत तथा अवसर की समानता आर्टिकल 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता क्या है इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और उसका कारण दिया हुआ है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण है आर। यहाँ पर जो कथन है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये कथन भी सही है और उसका कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोग कौन, मतलब कि गरीबों, पिछड़ों, वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। कानून सबके लिए समान होंगे और समान रूप से प्रसारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद जो ये 14 है आर्टिकल संविधान का, इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है, किसे? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर जो है ये बी सभी को इसमें जो है अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। देखते हैं एक्सप्लेन। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह आत्मनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना में तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त
समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। शब्द समाजवाद, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 और 16। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है किस आर्टिकल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 17। देखते हैं अगला। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसे अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को क्या करता है, निषिद्ध करता है, अस्पृश्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत, राइट आंसर वही अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत जो है इन्हें मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, किसे, अनुसूचित जातियों को तथा अनुसूचित जनजातियों को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। इसमें किया गया है क्या, अस्पृश्यता का अंत। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया जाएगा। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसे जो है दंडनीय अपराध माना जाता है। इसी के अंतर्गत इन्हें जो है ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी अधिकार दिए जाते हैं, किसी अनुसूचित जातियों को तथा अनुसूचित जनजातियों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं। अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण किसमें समाविष्ट है इसमें से। राइट आंसर ऑप्शन डी समता का अधिकार। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का निवारण इसमें से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3। मतलब कि 1, 2, 3 का मतलब कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, और ये नहीं होगा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का निवारण नहीं किया जा सकता है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा क्या किया, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया। सिविल संरक्षण, जो संसद ने एक सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम पारित किया, उसमें ये जो है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन और कारण का। कथन है, कथन ए है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। उसका कारण है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संरचनात्मक हिस्सा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए क्या है, सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता हो और इन्हें अवसरों से वंचित करता हो। संरचनात्मक हिस्सा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार क्या है, वर्णित एक शब्द है जिससे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान
1969 नामक लेख में प्रस्तुत किए। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। संरचनात्मक हिंसा जो है क्या हो सकती है, तो ये प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, आश्रयप्रस्तता आदि। आश्रयप्रस्तता जिसे आम बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है, छुआछूत जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध क्या अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। कौन, अस्पृश्यता या छुआछूत। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। यहाँ पर 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन जो है भिन्न वर्ग में आता है। भिन्न वर्ग में इनमें से कौन आता है, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें तो कोई राइट आंसर नहीं लग रहा है। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद क्या करते हैं, 15 एवं 16। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जो। और अगर एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 जो है सभी के लिए है। इसलिए यहाँ पर इसमें जो है कोई भी राइट आंसर नहीं हो सकता है कि अन्य से भिन्न पूछा गया है। तो अन्य से भिन्न जो है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 दोनों हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो है राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के तहत क्या है, भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में क्या गया है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। किस मूल अधिकार में प्रावधान किया गया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। देखते हैं अगला, कौन सा अनुच्छेद जो है निम्न में से प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 का पहला का और अनुच्छेद 19 पहला ए के अंतर्गत वर्णित क्या है, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो है के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है, किसी प्रेस की स्वतंत्रता को, अनुच्छेद 19 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आशावित करता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अगला है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था, प्रेस की आज़ादी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 19(1) का ए में क्या है, अंतर्निहित है प्रेस की आज़ादी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है या प्रेस की स्वतंत्रता। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है ये किस आर्टिकल के तहत नागरिकों का क्या है, एक मौलिक अधिकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान का आर्टिकल 19(1) में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की
व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर क्या है, राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन नहीं आता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। किसमें? 19(3) में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? इसमें से जो है किस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था और जो है ये न्यायपालिका का अपमान और अवांछनीय आलोचना, इसमें उपरोक्त जो है सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, इन सभी के आधार पर अगर इन सभी कोई नागरिक आलोचना करता है तो उसकी स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें हमने 42 क्वेश्चन तक किए हैं। अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करिए।